नमस्कार सब लोगों को। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो कुछ यूटिलाइजेशन से संबंधित है। तो जैसा कि हम जानते हैं, यदि हम प्रभुत्व के 5 सिद्धांत को यदि लेते हैं, इफ वी टेक, तो पहला सिद्धांत को छोड़ करके, हमने पहला मूलीभूत सिद्धांत को छोड़ करके, जो कि है समाजादेश बिना धन संचय अकर्तव्य, इसको छोड़ के जो चारों शेष श्लोक हैं 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के, दे टॉक अबाउट यूटिलाइजेशन एंड नॉट यूटिलाइजेशन बल्कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। जैसे स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोग प्रकर्तव्य विचार समर्थित बंटनस्य। तीसरा है व्यष्टि समष्टि शरीर मानसाध्यात्मिक संभावनायाम चरमोपयोगश्च। चौथा है स्थूल सूक्ष्म कारणोपयोगा सुसंतुलिता विधेया। और पांचवा है देश काल पात्र उपयोगा परिवर्तन ते उपयोगा प्रगतिशीला भययो। और लास्ट में श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं प्रगतिशील तत्वमिदं सर्वजन हितार्थम सर्वजन सुखार्थम प्रचारितम। तो ये जो दिस इज द प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। सो यूटिलाइजेशन इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, and where there is utilization there is distribution is bound to be there, because without distribution utilization cannot exist. इसी को मद्देनजर आज का जो सब्जेक्ट हम लोग रखे हैं वो है द लॉन्ग जर्नी फ्रॉम सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड। क्योंकि आज तो हम देखते हैं समाज में यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है चीजों का, सब यूटिलाइजेशन हो रहा है या अनयूटिलाइजेशन हो रहा है, मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो यहां से हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है, इसको महसूस करना जरूरी है। एंड हाउ टू व्हाट आर द चैलेंजेस, इसके लिए क्या क्या चैलेंज हो सकता है या है, इसके बारे में हम लोग विशेष करके चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए कुछ जस्ट बताने के लिए, ताकि हम लोग का सोचना शुरू करें किधर से जाना है। जैसे वाटर, एंटायर सरफेस वाटर गोज टू द समंदर, whereas major population have not even clear water available for farming or drinking even or for the daily use. So even big cities like Mumbai, Bangalore are always having a crisis of water. And जहां तक लैंड की बात आते हैं, most of the lands are not properly utilized for agriculture. So the one which is being used, even loaded with chemicals, and that you cannot call a proper utilization, and it is becoming barren with the time. इसके बाद आपने देखा होगा इररेस्पॉन्सिबल माइनिंग की वजह से जितने भी मिनरल की खदानें हैं, दे आर क्रिएटिंग हैवोक टू द एरियाज वेयर दे आर, and mostly poor are suffering and at the cost of industrialists. And there is a lot of pollution, whether you call it the land pollution, air pollution, water pollution, all kind of pollutions are there. अब हम यदि एयर पॉल्यूशन की बात करते तो दुनिया जानती है ग्लोबल वार्मिंग, CO2 एमिशन, ये तो बड़े चर्चा के विषय है। और विशेष करके हमारी जो राजधानी दिल्ली है, कैपिटल, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉल्यूशन टुडे। सो ये जो है बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन तो कर रहे हैं, बट प्रॉपर यूटिलाइजेशन या इसको सब यूटिलाइजेशन, यही आज का विषय है कि द लॉन्ग जर्नी फ्रॉम सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट। There is a physical resource, there is a mental resource, and there is a spiritual resource. So all the resources का सब यूटिलाइजेशन हो रहा है अभी। एंड यहां से हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात जब करते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप है। हाउ टू ब्रिज दैट गैप एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। तो जो इष्टतम जो उपयोग है, जिसको हम सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कहते हैं, इसे चरम उपयोग तक की जो लंबी यात्रा है, आगे की क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप में से कोई भी इस पॉइंट पे बोल सकते हैं। एनी वन ऑफ यू कैन स्टार्ट। ओह थैंक यू, आज तो हमारे सुंदर रेड्डी दादा भी जुड़े हैं। नमस्कार दादा, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। यू आर म्यूटेड, फर्स्ट यू हैव टू अनम्यूट। We, यस, वेलकम। so, namaskar to all the participants.
It's It's a very interesting topic has been chosen by Rajendra Prasad ji, and there have been some talk with others of my colleagues also. They were talking about what do you call structuring of our meetings generally. And anyway, that I'll share with Rajendra Prasad ji later. And as far as the utilization subject topic today we are discussing, what what do you call most significant thing when you are discussing this matter is what is the definition of the resources, utilization and resources. So the definition of resources is entirely different from the one that has been given by many of the economists. And our proud theory believes that the resources are both physical, mental, as well as spiritual. So this has to be kept in utilization. And in fact, the way things are in the technology, the way things are changing with regard to technology, is really mind-boggling, especially in the last, perhaps I'll not say 1 year, because the whole thing began significantly speaking. 2023 was the beginning. Of course, that the fag end of the 23 November, I think. November, we had this Altman coming up, OpenAI company coming up with artificial intelligence tools. And of course, there was a lot of work going on over that particular thing within last 40 or 50 years. But a new dimension has come. Why I am mentioning this one? Because when you talk about resources, so there is one resource that is our psycho-spiritual resource, intellectual resource. See, this intellectual resource is now having galloping, in the sense that the cost of intelligence is coming to, or we will not even say cost, but we will say the access to intelligence is becoming what was supposed to be a very big challenge is now becoming something very ubiquitous or very generalized and available to at every level. So this is a very big revolutionary change, transformation. In fact, artificial intelligence developments going on now are very transformatory technology or transformational technology, like human beings invented fire. So that was a big transformation. Human beings, we invented electricity. That was a big transformation. So now this is in our lifetime. The biggest development that we are seeing today is the artificial intelligence becoming a very handy tool, not only at any scholarly level or intellectual level, but also even at the personalized level, so that it becomes a part of our lifestyle or living mainstream. It's going to become very mainstream, and that also you might say why it is important for our topic today, because this makes our civilization much more and more psychological or intellectual. Our civilization depended more and more on what you call physical resources, but now the current change is taking place. So as Baba said, that human society will move from being corporal, more and more corporal or physical, to more intellectual, and from intellectual to spiritual. So this is the destiny of human society. He said you will have, a time will come when you'll have, we'll have little to do, work, or what we call work in our sense. So work, mental work also is there. Mental, what we might do, it's mind also work. But he says now progressively changes are going to happen.
in such a way that human beings will have little to do in terms of. So this is again there's a big challenge, big calamity. That is loss of jobs, loss of employment, loss of jobs, decimation of jobs, a decimation of employment. But ultimately speaking, we have our ideology believes that ultimately human beings are born for Bhagavad Dharma, not to be what you call tied down to work. That should be what you call linked to the cultivation of the soul. The cultivation of soul today is more important, and this will give more and more opportunity, more and more time. Perhaps, as I said, I always use. In fact, I've been trying to use this as a slogan that the 21st century is we are going to create a civilization of leisure. Many people say leisure is some kind of a negative thing. No, from leisure comes silence. Silence comes meditation. From meditation comes happiness. So this is the Bhagavad Dharma. So we'll have more opportunity. So now we're coming to the point of utilization. See, in the utilization of the word, there has been, I think there was a debate, there was, I think, even at the time, Charamopayoga, maximum utilization. So, when it comes to words, languages, connotation, it should be treated as a sustainability. There is what we call sustainable utilization. Maximum utilization does not mean maximum in the sense that the resource becomes degraded or resource becomes destroyed. Like you tap underground water without any limit. So then what happens is that a time stage comes when the underground water does not get recharged to the extent to which it is utilized. So then what happens, that underground resource of water becomes extinct. So to that desertification, we call it desertification. So sustainable, optimal, sustainable use. It would in that sense we should take, because the environment today, the degradation of environment is basically has come to because of the greed, because of the what you call unrestricted, unregulated kind of what you call exploitation of the resources in an unsustainable way. So all these things. So now utilization, physical resources, mental resources, and also resources. So basically, what I say is that when you look at the power of these resources, see, spiritual has got the highest power. Anything which is baked in spirituality, for example, all ideologies which are baked in spirituality, that is Buddhism, Hindu philosophy, what do you call all philosophies, all you can see their lifetimes, or let us say their ability to influence large community, large number of population, as you can see, has been very high. For example, 2,500 years of Buddhism, the ideas of Buddha have remained here because they are all been baked in the spirituality, laced with spirituality. So now you come to the intellectual theories. Okay, they have a shorter life cycle, and they become relevant, irrelevant according to the changing times. But spirituality remains the eternal source of human giving it a spirit. What do you call that? We must have the spirit now, spirit of life. So that is only possible through all the benefits, all the dividends that we get. See, like aesthetics, beauty, aesthetics, happiness, the sweetness of cooperation, the sweetness of collective living, the sweetness of community living, the sweetness in culture. All these things now derive from the sense of spirituality in our life, and or the connectivity and the what we call the cosmic connectivity that we have among ourselves and believe in ourselves.
So we are now slowly moving to, but what happens with the, now we have to look at the challenges that the whole world is facing. The world is facing wherein we have a radiological vacuum. So what I say is that our proudest and proud should believe in spreading the ideology of proud, which is of highest priority. The more you do it, the more you are able to push the change, transformation ahead. Instead of getting ourselves into what we call activities which exhaust our energy, and we have little time for intellectual activity. No, we have to see, Baba has said that priority should be given in the utilization of the higher potential, subtler potential. The subtle should be used more, subtle should be utilized more. When you have 100 units of physical energy, that is 100 units of intellectual energy, he says that you use 100 units of intellectual energy and a little of the physical energy. Because he said give priority to this. Right? Or spiritual. If you are spiritual, yeah, spiritual energy is much higher than in its influence than impact than the physical. So I want that we need to focus on an intellectual revolution more and more. The time has come. Right. Without the ideology spreading or to all the communities, all the samajas, I think progress will become what you call, as we see now today, it has become confined to our drawing rooms or our kirtan hall or our seminar and kirtan halls. We have to bring it to the street. Like Chaitanya Mahaprabhu brought the kirtan to the streets of what you call Puri Jagannath temple, or around that place. So that kind of revolution has to take place. Right, Dada. Yeah, I think. Next, if someone wants to tell, can I request Haranand Dada to speak on the subject, please? नमस्कार दादा. अनम्यूट कर लीजिए दादाजी, अनम्यूट कर लें. यस, थैंक यू. नमस्कार. आप दोनों ने नमस्कार. Happy to see you. Thank you. Happy to see you here also on this platform. ये जो पहली श्रृंखला में हमारे आज के वक्ता थे राजेंद्र दादा, उन्होंने फिजिकल रिसोर्सेस को थोड़ी रोशनी डाली, और हमारे सुरेंद्र रेड्डी दादा ने साइकिक रिसोर्सेस और साइको स्पिरिचुअल रिसोर्सेस पर रोशनी डाली, और एक ओवरऑल व्यू दिया, पूरी सामग्रिक दृष्टि डाली इस पूरे प्रकरण पर. अब प्रश्न ये उठता है कि इस यात्रा के कई पड़ाव हैं. तो जैसा कि प्रौध स्वयं कहता है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी गारंटीड, तो पहला पड़ाव तो यह है कि जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं पांचों, वो पूरी की जाएं. और वो पड़ाव भी डायनामिक पड़ाव है, वो स्टैटिक कंडीशन नहीं है, कि क्योंकि प्रौध जाते जाते भी क्लोजिंग सेरेमनी जिसको कहते हैं परेड की, जाते जाते भी वो कहते हैं कि देश काल और के अनुसार चीजों को रिवाइज करते रहना चाहिए. जैसे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आज आदमी चल रहा है कार में तो कल ये भी हो कि सभी हवाई जहाज में चले. तो इस तरह सुविधाएं बढ़ाती जाएंगी, तो एकदम शारीरिक भौतिक स्तर पर भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एनहांस होंगे, तो हमारी सुविधाएं भी बढ़ेंगी, हमारी सभ्यता में और विकास आए. तो और राजेंद्र दादा ने जो बात कही उसमें कुछ और बातें मैं और जोड़ना चाहूंगा. रिसोर्सेज में उन्होंने जैसे लैंड, वाटर, एयर की बात कही, और रिसोर्सेज अंडर द लैंड, मिनरल रिसोर्सेज की बात कही, और वाटर के बारे में भी कुछ उदाहरण से बताने की कोशिश की कि हम वायु का भी प्रदूषण कर चुके हैं, जल का भी, और मिट्टी का भी प्रदूषण कर चुका है, और खनन की प्रक्रिया में हम बेहिसाब ढंग से चल रहे हैं. पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में काफी काम हुआ है, और
अभी 2024 में डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई और 2011 में इसी बैठक में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में ये बात उठाई गई कि लाइनियर इकोनॉमी से हटकर अब सर्कुलर इकोनॉमी पर चला जाए। और एक इकोनॉमिस्ट ने अपनी बात कही, एलन मैकर्थर ने 2011 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये बात उठाई। और उसके पहले ही लिमिट्स टू ग्रोथ और ब्लू इकोनॉमी, ऐसी फ्रॉम क्रेडल टू क्रेडल कई किताबें आई, 6-7 बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें आई, जिन्होंने कहा कि हम जिस लाइनियर मॉडल पर चल रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, उससे चलेगा नहीं, हमारे सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे और हम संसाधन विहीन होकर सभ्यता का विकास नहीं कर पाएंगे। इस बात को मैं रिफ्रेश कराना चाहूंगा, सबकी मेमोरी स्मृति पटल पर डालना चाहूंगा कि हमारी औद्योगिक क्रांति का जो पहला दौर हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, जिसमें टेक मेक एंड वेस्ट का मॉडल था, ये बिजनेस मॉडल था कि संसाधनों को लीजिए, अपना सामान, अपना प्रोडक्ट बनाइए और उसके बाद जो बच गया उसको फेंक दीजिए। तो अब ये सारे अर्थशास्त्री और सारे लोग, समाजशास्त्री भी इस बात पर सहमत हैं कि ये टेक मेक और वेस्ट मॉडल अब चलेगा नहीं। ये लाइनियर मॉडल है, जो पहले जिसको कहते थे क्रेडल टू ग्रेव मॉडल, कि क्रेडल में लिया और ग्रेव में दफन कर दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। इससे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई वेस्ट मैनेजमेंट की। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि इस दुनिया में जितना फूड प्रोडक्शन होता है पूरे विश्व में, उसका 1/3 हिस्सा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन में फूड की जो लाइफ साइकिल है वो आपको हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग और फिर ईटिंग, तो ये पूरा अगर जोड़ करके जो रिसर्च बताता है कि 1/3 ऑफ द फूड should have been used for consumption of the needy people, whereas it has got wasted, या तो स्टोरेज में चला गया या हार्वेस्टिंग में चला गया, ट्रांसपोर्टेशन में बर्बाद हो गया। और ये भी रिसर्च किया गया कि होटल्स, मॉल्स और घरों में इतनी बड़ी संख्या में खाद्यान्न की बर्बादी होती है जो छोड़ देते हैं लोग, जिससे करोड़ों लोगों को भोजन मिल सकता है। तो ये इकोनॉमी चलने वाली नहीं है। सर्कुलर इकोनॉमी की बात कही गई, जो कि एसडीजी, जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 तय किए गए, उसमें एसडीजी गोल नंबर 12 जो है वो इसकी बात करता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की बात करता है। और उसके बाद उसमें 11 पॉइंट्स में वो लोग डिस्कस करते हैं एसडीजी 12 के, कैसे हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन को रैशनलाइज करें और मैक्सिमाइज करें। मुझे तो एक ये बात हो गई कि अब धीरे धीरे पूरी दुनिया की सोच सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जा रही है कि जो भी वेस्ट है उसको कम किया जाए, उसको रिसाइकिल किया जाए, रीयूज किया जाए, ताकि बर्बाद कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ संसाधन है सीमित। तो इस परिवेश में, जैसा कि राजेंद्र दादा ने ठीक ही कहा और रेड्डी दादा ने भी कहा कि हम पानी का यूज कर रहे हैं और वाटर लेवल गिर रहा है, हर बड़े शहर में गिर रहा है और वाटर क्राइसिस हो रही है। तो जब तक हम वाटर हार्वेस्टिंग प्रॉपर करके साइंटिफिकली उसको, पानी को संरक्षण नहीं करेंगे, तो हम अंडरग्राउंड वाटर टेबल को नहीं संभाल सकते हैं और अंत में वाटर फैमिन हो जाएगा, वाटर वॉर्स होने शुरू हो जाएंगे। जो कि अभी भी देखिए, मैंने राजस्थान में काम किया है, दूर दराज रेगिस्तान के गांव में 5-5 किलोमीटर दूर महिलाएं जाके एक एक घड़ा पानी भरती हैं। तो उनकी पीड़ा वो लोग नहीं समझ सकते हैं जिनके घरों में नल से पानी आता है। और अभी जैसे सरकार का जो मॉडल है, लाइनियर मॉडल में आप देखें, कई राज्यों में, जैसे बिहार सरकार ने किया है, हर घर में नल, हर घर में पानी, लेकिन वो पानी कहाँ से आ रहा है? जहां अंडरग्राउंड वाटर बोरिंग लगाई जा रही है। बिहार में हर घर में मुफ्त में बोरिंग लगाई गई जो गरीबों के घर थे, लेकिन उससे अंडरग्राउंड वाटर टेबल गिर रहा। ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हर घर में नल तो रहेगा पर पानी नहीं रहेगा। तो वो नल और पानी के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि नल रहेगा और सिर्फ सीटी बजाएगा। तो ये मॉडल अब चलेगा नहीं। बाबा ने जो मॉडल दिया कोऑपरेटिव फार्मिंग का, और संसाधनों को उसी क्षेत्र में उसको यूज करके, उसी क्षेत्र में नीड, जरूरत के आधार पर संसाधन का दोहन किया जाए, उपयोग किया जाए, और उसी क्षेत्र में उससे प्रोडक्ट्स बनाए जाए
और कंजम्पशन जब वहां का पूरा हो जाए तभी वो बाहर जाए, एक्सपोर्ट हो। ऐसे नहीं कि हमको बासमती राइस नहीं मिल रहा है और हम वर्ल्ड के सबसे बड़े बासमती राइस के एक्सपोर्टर हैं। हमें पानी की समस्या है और हम धान इसीलिए लगा रहे हैं बासमती राइस कि हमको एक्सपोर्ट में बहुत पैसा है। इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। आप पूछेंगे कि हम पानी तो आयात निर्यात नहीं करते हैं। हमारे धान की फसल में जो बाहर चली जाती है पूरी हार्वेस्टिंग के बाद, उसमें इतना पानी लगता है कि वो देश के काम नहीं आता। वो फसल, वो चावल बासमती बाहर वाले खा रहे हैं, पानी हमारा लग रहा है, सब कुछ हमारा लग रहा है। तो ये मॉडल चलेगा। तो ये संक्षेप में हो गई। अब रहा जो रेड्डी दादा ने बहुत अच्छे से फोकस किया अबाउट साइकिक एंड साइको स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल रिसोर्सेज। इसमें एक बात को बिल्कुल स्पष्ट है, बाबा ने शुरू में ही कहा कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो। जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ही उन्होंने आइडियोलॉजिकल फ्लो डिफाइन कर दिया कि आइडियाज के बिना आदमी नहीं जी सकता है, कोई आदमी नहीं जी सकता है। सम आइडिया इज सस्टेनिंग हिज माइंड एंड हिज एग्जिस्टेंस। और एक प्रभात संगीत का गीत मैं जरूर रेफर करना चाहूंगा, 1226। दिस इज ए लैंडमार्क सॉन्ग फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसमें वो कहते हैं कि इतना मेंटल, इतनी अशांति फैल गई है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर पीस। और वो आगे कहते हैं नोबडी मोनेर चाहिदा, बोलते हैं कि साइकिक नीड्स का असेसमेंट कोई हो ही नहीं रहा है, किसकी साइकिक नीड्स क्या है। इसीलिए डिप्रेशन है और तमाम तरह की मानसिक बीमारियां हैं, और जिसका शरीर पर भी असर है। तो सर्वविदित है कि जो मानसिक समस्या होगी उसका शरीर पर असर होगा और शरीर की बीमारियों का मन पे असर होगा। टू वे ट्रैफिक है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो सुकरात ने कहा था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो ये हर एक को एग्जामिन करना पड़ेगा, फैमिली लेवल पे ही शुरू करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों की साइकिक नीड क्या है। और साइकिक नीड बिना असेस किया हम बोल देते हैं तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको कोटा जाके कोचिंग करनी है, इंजीनियर बनना है तुमको। वी हु आर वी टू डिसाइड द साइकिक नीड्स एंड एम्बिशंस एंड डिजायर्स ऑफ आवर चिल्ड्रन? वी आर नॉट। दे शुड बी अलाउड टू फिक्स देयर ओन नॉर्म्स, आइडियाज अबाउट इट। तो वो, और एक बात जो उस गीत में लिखते हैं, वो कहते हैं कि चिति शक्ति का उपयोग हम लोगों ने समझा नहीं। स्पिरिचुअल पावर जो है, जैसे हम कॉन्शियस माइंड की बात, चित्त शक्ति को समझ रहे हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड से भी कुछ काम ले रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन, रिकलेक्शन, मेमोराइजेशन, इट गोज विद दिस सबकॉन्शियस माइंड एंड पार्टली विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। But what about the unconscious mind, which is the storehouse of all knowledge, all wisdom and everything? तो हम लोग चिति शक्ति जो है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो we have to form a bridge between चित शक्ति and चिति शक्ति. This is what 1226 says. And then he concludes in 1226 Prabhat Sangeet that the new light is peeping through the doors, through the holes. You welcome that new light. रोशनी तो तुम्हारे दरवाजे से झांक रही है, छोटे छोटे छिद्रों से तुम्हारे घर में उतर रही है, तुम उसकी ओर क्यों नहीं देख? तो दिस वाज अ सॉन्ग आई थॉट आई शुड रेफर टू। तो स्पिरिचुअल एंड साइकिक रिसोर्सेज आर इनफाइनाइट, वो असीम है, अनंत है। हमें उनकी पूरी क्षमता को समझना पड़ेगा। मैं एक छोटे से उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। करीब 37-38 साल पहले जब मैं खड़गपुर में पोस्टेड था, तो वहां से मैं दीघा गया था। थैंक यू मीरा दी फॉर पुटिंग दिस सॉन्ग ऑन द स्क्रीन। तो मैं वहां से दीघा गया था। दीघा में बाबा आनंद मार्ग का बहुत बड़ा एक एमजी क्वार्टर है। तो मेरे रेलवे के रेस्ट हाउस के पीछे ही था। तो मैंने स्वस्तिक वगैरह, वो झंडा वगैरह देखा, तो लोग वहां गए। तो वहां पे फॉर्चुनेटली केशवानंद दादा सारा देखते थे एमजी क्वार्टर का, तो उनको फोन करवा दिया था, तो उन्होंने सब खुलवा दिया। उसके बाद बाबा के कमरे में गया। मैं इस घटना को इसलिए बता रहा हूँ कि रिसोर्स के यूटिलाइजेशन की ये कितनी अद्भुत घटना है। मैं कमरा गया, बाबा उस कमरे में कई सप्ताह ठहरे भी थे। मैं उसके बाद मेरी ऐसे ही सहज जिज्ञासा हुई कि मैं इसका बाथरूम भी देखूं। मैं बाथरूम में गया, बाबा बहुत पहले ठहरे थे। बाथरूम में मैंने देखा कि उसके ग्रेनाइट टॉप पे साबुन का एक सोप केस था। सोप केस में एक साबुन था जो गोल करके, और ऑलमोस्ट इट वाज द साइज ऑफ 3 पीस, 3 मटर के दाने को मिला दीजिए उतना बड़ा साइज था। एक जो
कंचा बोलते हैं बिहार यूपी में, गोली, छोटी सी मार्बल की गोली। तो देन आई आस्क्ड दी केयर टेकर, दादा थे एक अवधूत दादा, बोले कि दादा, बाबा के कमरे में कोई नहीं आता है, ये खुलता है जब वहां से आदेश आता है कलकत्ता से। और ये जो साबुन है बाबा ठहरे थे, उन्होंने यूज किया है, और ये गोल भी उन्हीं का बनाया हुआ है। और साबुन सीमेंट के एक गोल टिक्की हो गया था, छोटा सा, बिल्कुल। तो मुझे ये इमीडिएटली आई गॉट द मैसेज कि लुक, he could afford as many soaps as he wanted, लेकिन वो दिखलाना चाह रहे थे कि देखो, जब तक रिसोर्स थोड़ा भी बचा है उसको यूज करना है। उसको फेंक भी सकते थे वो, लेकिन वो उसी में छोड़ के गए, यही बताने के लिए कि वी हैव टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जैसा कि रेड्डी दादा ने ठीक ही कहा कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स मीन्स सस्टेनेबिलिटी। आप इस ढंग से यूज करिए कि वो ऐसा डिप्लीशन ना हो जाए कि फिर रेगिस्तान में आप भटकते रहें। तो दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ सबमिशन दैट आई हैड टू मेक। आई वुड लाइक टू हियर अदर्स नाउ। थैंक यू। थैंक यू दादा। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का ऐसा एग्जाम्पल दिया जो लोग भूल नहीं पाएंगे। वही बाबा की बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। बट ये जरूर है कि जैसे रेड्डी दादा ने कहा कि द वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम, बाबा हैज आल्सो टोल्ड, फ्रॉम फिजिकलिटी टू इंटेलेक्चुअलिटी, एंड देन वेरी सून इट विल गो टू द spirituality. But yes, that very soon is not that close it seems. But at the same time, psychic development के पहले, जैसे दादा ने टच किया था, basic minimum fundamental requirements, because okay, psychic level AI has come, but roti cannot be downloaded from the Google, no? So the basic requirement has to be fulfilled first, and then of course psychic level, and then more people will focus on psychic level once it is guaranteed. I would like to touch upon few points where things are being wasted. But before that, I think हमारे दादा, ओके, सो अभी क्या हो गया है, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्राउथ एंड अदर्स, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन हम बात करते हैं। जैसा हरनंदन दादा ने बोला कि हम अपना पानी यूज कर करके धान को एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि खाना खाता उसको कोई और है। सो अभी कुछ ऐसा चेंजेस हो रहा है, एंड फॉर दिस काइंड ऑफ थॉट एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, थिंकिंग लेवल पे, थिंकिंग प्रोसेस में। एंड इट इज द शिफ्ट फ्रॉम आत्म सुख तत्व टू सम समाधि तत्व, एंड इट इज नॉट दैट इजी अनलेस पीपल आर नियो ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड जब तक नहीं होगा, और वो तभी होगा जब सब लोग आप समझ सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ माइंड के लिए साधना करेंगे। एंड एट द सेम टाइम people should be educated right from the primary standard, and these kind of good things, I mean the rational utilization or not misutilizing things should be inculcated in the very softer mind of the child, along with moral education, and that too can be connected to the dharma. Is absolutely jaiva dharma, we have no right to waste anything, and people make use and throw products. अभी क्या हो गया है एक और, because of the consumerism, आपने देखा होगा, चाहे एग्जांपल देता हूं, पेन, एनीथिंग आपको यूज करके फिर उसमें आप रीफिल नहीं कर सकते, आपको फेंकना ही है। सो एंड प्रोडक्ट्स आर बिकमिंग नॉट दैट ड्यूरेबल, यू कैन से दैट ड्यूरेबिलिटी इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड. It is fixed, it will work for so many hours, and after that you have to throw. This is a very critical thing which is generating waste, as Harananda was mentioning, and it's a critical problem in entire world today. Even people are dumping in the sea, and now people have become aware, nobody is allowing it to dump in the sea even. And need to make durable things to reduce reject or generation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तभी होगा जब प्रोडक्शन कंजम्पशन के लिए हो, जब प्रोडक्शन प्रॉफिट के लिए होगा, तो ये सिचुएशन कभी नहीं आ सकता है। एन एग्जाम्पल, अभी एक और एग्जाम्पल एक दिन डॉक्टर बत्रा दे रहे थे, कोई दीदी का क्लास में आए थे, दे रहे थे द पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंटायर, आप लोगों को सबको पता है, लगभग 10-20 साल से सारा जो प्रोडक्शन था अमेरिका ने, दे हैड शिफ्टेड टू द चाइना, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. So the China used to, I mean, bring raw material from there, make finished good here, and again transporting it to the US. And ऐसा अभी भी हो रहा है. देखिए इतना एनर्जी वेस्ट, यू कैन देखिए इसको थोड़ा मैग्नीफाइंग वे में से देखिए कितना शेयर वेस्टेज ऑफ एनर्जी है.
एंड सिमिलरली एज ज्यादा अभी जो हम लोग मेंशन किए कि वही सामान चाइना का स्टील हमारे पास आता है, हमारा स्टील चाइना में जाता है। आई मीन something is totally missing. At the same time, you can see the people are using, not using, or you can say that there is no transport, public transport is not good or is not sufficient. Everybody in rings and fans is using their own car. So, I mean, the very attitude, the very inclination, जैसे आपने बाबा का एग्जाम्पल दिया, तो इसके लिए एक बहुत टिपिकल माइंड शिफ्ट करने की जरूरत है। मेरे को लगता है कि थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा तो दुनिया तो अपने आप चेंज हो जाएगी, क्योंकि बाहर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, दिस इज ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी आर इनसाइड। So that has to come first from inside. That ideology, rightly said, that human life is an ideological flow. जिसके पास आइडियोलॉजी ही नहीं है, आदर्श ही नहीं है, विजडम ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब तक ये चीजें, जैसा आपने बोला, जैसा कि सब्जेक्ट भी है, द चैलेंज, दिस इज द चैलेंज, इट इज नॉट इजी, जानते सब हैं करना चाहिए, बट वो बिहेवियर में आता नहीं है। So, with economic democracy and decentralized economy, this is the solution. If you think, दादा भी mention कर रहे थे, many transportation, many I mean energy consumption can be reduced, drastically reduced, and we should encourage people and provide also the public transport so that people discourage to use their personal I mean vehicles and etc. And आइडियली स्पीकिंग, जो हम लोग चूंकि केवल प्रवृत्ति है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करता है, द लॉ मेकिंग एजेंसी शुड बी क्वाइट फर्म at a governmental, I mean central, I mean the world government level. I mean they should be, their hand to be strengthened and those things should be followed. अभी क्या हो रहा है, जितने भी बातें सी दादा हमारे बोल बोल कर रहे थे, सस्टेनिंग डेवलपमेंट ग्रोथ की जो एसडीजी की आप बात कर रहे थे, एसडीजी 30 अभी चल रहा है, 30 तक इतनी, उसमें लगभग 17 पॉइंट्स हैं, और प्रयास सब बोलते हैं हम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर। यू सी 30 विल कम एंड अगेन दे विल मेक अनदर 30 ईयर प्लान। इट सीम्स लाइक दैट द वे वी आर गोइंग। तो ये सब मेरे मन में कुछ बातें आ रही थी विच आई वांटेड टू शेयर, एंड आफ्टर दैट मैं रिक्वेस्ट माय आचार्य दिलीप दादा इज हियर टुडे। नमस्कार दिलीप दादा, अनम्यूट कर लें दिलीप दादा जी। यस यस, काइंडली स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। नमस्कार। आप लोगों की बातें हमने सुनी है, रेड्डी दादा और हरुण दादा, और आप जिसे बात कर रहे थे, तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था, तो मैंने सोचा कि उसको हम शेयर करते हैं। आज दुनिया में 800 करोड़ मनुष्य रह रहे हैं, उसके थोड़ा ज्यादा ही होंगे ना, इससे लगभग एक फिगर है 800 करोड़ उनकी जनसंख्या हो गई है। आज से 100 साल पहले हम 800 करोड़ नहीं थे, हमारी उसमें जनसंख्या 200-300 करोड़ रही होगी। जैसे कि 47 में हमारी जनसंख्या 35 करोड़ थी और आज हम 140 करोड़ हो गए। तो इसी तरह से हर जगह जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है। अब बाबा कहते हैं इसमें इंग्लिश में बोलिए, ऐसा कुछ नियम है क्या इंग्लिश में बोलने का? नहीं, ओके। प्रॉम्प्ट आ रहा था कि किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। हाँ, ओके। No, if someone wants, then we can also continue in English. But okay, but Hindi would be much better. तो बाबा हमारा प्रोत का सिद्धांत कहता है कि हमको सबको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो देनी है। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि हम केवल लिमिटेड आदमी को देंगे। 800 से 1000 करोड़ भी हो जाएंगे, 10,000 करोड़ भी हो जाएंगे, चाहे कितने हो जाए, सबको हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट देना है। तो हमको सबके बारे में चिंता करनी है, सबको मुहैया कराना है। अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य के खाने पीने के लिए, मनुष्य के रहने के लिए, मनुष्य की सुविधाओं के लिए तो व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षी के लिए तो व्यवस्था नहीं होगी, करनी पड़ती। वो तो जो प्रकृति में व्यवस्था चल रही है उसी व्यवस्था से वो लोग जीतते हैं। हाँ, थोड़े पेट एनिमल्स हैं जिसको हम लोग पालते हैं, कुछ लोग कुत्ता बिल्ली इस तरह के जो जानवर हैं पालना शुरू कर दिए। कुछ लोग तो क्रोकोडाइल भी पालते हैं घर के अंदर। वो एक अलग विषय हो गया।
लेकिन 99% जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, उनको कोई पालता नहीं है, वो प्रकृति के विधान के अनुरूप चल रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो हमारे अंदर ये जो प्रेजेंट एज है, दिस इज नॉट एज ऑफ बिग एनिमल्स एंड स्मॉल कंट्रीज। तो बाबा ने कहा धीरे धीरे जो बड़े बड़े जानवर हैं जिसकी खुराक बहुत ज्यादा है, जैसे हाथी, ऊंट या और कुछ होगी, ऊंट को बहुत पानी चाहिए, हाथी को बहुत ज्यादा चारा चाहिए, हरा चारा खाने के लिए चाहिए। ऐसे जो जानवर हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति उसको मेंटेन नहीं कर पाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगी इस तरह के जानवरों को। हो सकता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो समुद्री जीव हैं वो भी धीरे धीरे नहीं अपने आप को सस्टेन कर पाए। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पक्षी हैं जिनको कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि वल्चर, गिद्ध जिसको बोलते हैं, वो ऐसा सुनने में आता है कि पूरे हिमालयन रेंज में वो समाप्त हो गए। अब उनको कैप्टिविटी में जीने की आवश्यकता पड़ गई है, उनको रखा जा रहा है कि किसी तरह से उनकी प्रजाति को आगे हम बढ़ा सकें। ये हालत हो गई। और उसके कारण भी है कि पहले जितने जानवर होते थे जंगल में मरते थे, उन जानवरों को गिद्ध खाता था। आजकल हम किसी जानवर को मरने नहीं देते, हम खुद ही खा लेते हैं। जब हम खुद खा लेते हैं तो वो कैसे जिएंगे? इसलिए उनका जीना की स्थिति विफल में हो गई। खैर ये हो रहा है, चल रहा है। और इसी तरह से बहुत सारे समुद्री जीव हैं, उनके लिए भी यही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम समुद्र की सारी मछलियां, जो छोटी मछलियां या इस तरह की जो मछलियां हैं, उनका हम सेवन इस स्केल में करने लगेंगे। जैसे हमने बोला कि 800 करोड़ में, तो मेरे ख्याल से कुछ को छोड़ करके, मतलब 2-4% को छोड़ करके सारी मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, इस तरह के उस पर ही उनका जीवन निर्भर है। तो वो जो बड़े बड़े जीव भी हैं समुद्र में, वो सब समाप्त होते जाएंगे, क्योंकि जो बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है, छोटी मछली उससे छोटी को खाती है, तो उसका एक अपना एक स्तर है। इसी तरह से प्रकृति चल रही है। तो कैसे सस्टेन करेगा? क्या ये पहले ऐसा नहीं हुआ है? पहले भी थे कि बहुत बड़े बड़े जानवर होते थे, डायनासोर का नाम सुना हुआ है, बहुत बड़े बड़े जानवर होते थे, वो चले गए, अभी वो उनकी आवश्यकता नहीं रही। दो नए प्रकार के जीव आ गए हैं, छोटे छोटे जीव आ रहे हैं, तो प्रकृति ने बैलेंस कर दिया। पहले मनुष्य इतने नहीं थे, आज मनुष्य बहुत ज्यादा हो गए। आगे कितनी ज्यादा हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अभी हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हो सकता है कई हजार करोड़ भी हो जाए, हम लोग 10,000 करोड़ भी हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और तो मनुष्य के जीवन के लिए हमको वो सारी सुविधाएं करनी पड़ेगी। कम से कम एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, और उसका स्तर भी हमको ऊंचा उठाते जाना है। ऐसा ही नहीं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ही हमको देखना है। तो उसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम कुछ डिस्कस हो रहा था, लोगों ने कहा वेस्टेज है, वेस्टेज है। देखिए प्रॉब्लम वेस्टेज नहीं है, वेस्ट इज वेल्थ। आज वही जो वेस्ट है शहरों का, वो वेल्थ में कन्वर्ट हो रहा है। आप जैसे बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है कि वेस्ट के साथ में ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, कि वहां से मेटल से अलग कर दिया जाता है, प्लास्टिक अलग कर दिया जाता है, और जो वेजिटेबल मैन्योर्स है उसको अलग करके वो खाद बना रहे हैं, और इस तरह करके रिसाइकिल करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो जो वेस्ट था उसका एक मैनेजमेंट हो गया। तो ये जो समस्याएं जो भी हमारे सामने आती हैं, फिर उसके साथ में हम समस्याओं के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उन समस्याओं को कैसे हल निकलेगा उस पर ध्यान देंगे, तो क्या होगा, वो उसमें एक सकारात्मक विचार पैदा होगा, और हम एक नई दिशा में चलेंगे। मान लीजिए वेस्ट होगा तो क्या हम उत्पादन बंद कर देंगे? कभी नहीं बंद करेंगे। ऐसा करेंगे तो फिर दुनिया ही रुक जाएगी, क्योंकि हमको 800 करोड़ तो आज है, कल 1,000 करोड़ के लिए भी हमको सारी सुविधाओं को जुटाना है और सुविधाओं को बढ़ाते जाना है। तो ऐसे प्रोसेस जो मुझे लगता है कि हम समस्याओं के ऊपर ज्यादा नहीं ध्यान दे करके समस्याओं से कैसे निदान, तो मतलब ये नहीं कि समस्या को खत्म कर देना,
समस्या मतलब कि उसको हम कैसे कैसे हम हैंडल करें और बेटर वे में, उसके लिए चिंतन की आवश्यकता होगी, उसके लिए और आगे फॉरवर्ड लुकिंग की आवश्यकता होगी। तब वो चीजें हो पाएंगी, और वही मेरे ख्याल से जो हमारा जो प्रमुख का उद्देश्य है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और ये एक अनवरत प्रोसेस है। लेकिन सवाल ये होता है कि हम मनुष्य की क्षुधा को कम नहीं करेंगे, मनुष्य की क्षुधा को बढ़ाते जाना है। और इसीलिए तो हमारे यहाँ साइको इकोनॉमी का बाबा ने कंसेप्ट दिया। हम उसकी सुविधाओं को कर्टेल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते नहीं हम एक ही रोटी खाएंगे या एक ही कपड़े पहनेंगे, नहीं। तो हमको सुविधाएं भी बढ़ाती जानी, सब कुछ बढ़ा जाना। और इसको लेकर के ही आगे हमको देखना होगा। तो हमारा जो मेरे ख्याल से जो प्रौढ़ सम्मत विचार होगा कि हम आगे कैसे और उत्तरोत्तर हम इसकी वृद्धि करते जाएं, और जो समस्याएं आ रही हैं उसका कैसे निदान हो, उसके ऊपर भी चिंतन होता रहे साथ साथ, तो गाड़ी आगे चलती रहेगी, ऐसा मेरा कहना है। जी सर। Absolutely. Thank you, Dada. May I request some of my Didis to raise hand, and please, Meera Didi is there, Mitu Didi is there. Can Rajendra Prasad ji, Yes, Ji. can I say raise 3 points? हाँ बोलिए दादा, बोलिए दीदी लोग प्लीज रेज योर हैंड्स, गेट रेडी Yes. टू स्पीक See, समथिंग. see, America normally leads in many ways. See, because that is a leading economy in one way or the other. And a very significant move was made by the Biden administration when it introduced what we call Inflation Reduction Act. Inflation Reduction Act. It's a very significant historical, what we call, you can say, development, because it signals that deglobalization in a very significant way, turning point. It says that the Inflation Reduction Act has made into a law by Biden administration. Significant action Congress has taken in clean energy and climate change in the nation's history. See, now America has learned that it is not the outsourcing is not the right thing, because earlier all the industries of America have shifted to abroad, outsourcing. This is cheaper labor like I and told cheaper. China, yes. China, Philippines, India, Bangladesh, Sri Lanka, everywhere. Now, in this administration has now made a about turn, that is a reversal. Now it says bring back all the manufacturing that has been shifted abroad back to America. And they have one more advantage. Now they are right away starting these industries with the latest technologies, because research and development, it was always taking place in America, and production and manufacturing was taking place elsewhere. Now, with the return of manufacturing to America, there is a tremendous change. So in one way, it also hints at what Baba has also said, that there is regional self-reliance, production, consumption for production. So every Samaj should produce for its own consumption, not for export. Export should not be the, what you call, agenda. Yes. Of course, surplus is there, you can share it with other Samajas, but basically it is one significant development in the thinking of the world in one way. And when such a thing takes place, such a change takes place in a country like America, it is a sign that the entire world is moving. Rest will follow them, yes. Will follow it. So self-reliance. So Baba's Samaja self-reliant economies, local production, local consumption, all these things are slowly coming to the to the notice, or rather necessity is being felt all over the world. That is one thing. Then secondly, I'll come to another point. See, as I was talking about the artificial intelligence, see, this is going to reduce education, cost of education, and cost of energy to zero.
It is moving towards in that direction. Maybe by 2030, the cost of education will become zero, or cost of intelligence will come to zero. Mhm. And the cost of energy also is likely to come to zero, because there are so many innovations taking place today in the production of energy. Well, nuclear fusion, and they are talking about batteries which will last for 50 years. Yeah. There is so many new materials are being found out, and so there is a continuous research and development going on with regard to energy. And also the energy now is also getting decentralized. They want the production at the renewable energies which are sustainable and all these things. So energy is a very important component of all economic activity. They say that the cost of energy is 40%. in any enterprise is around 40%. Yes. So when that becomes zero, you can imagine that we are moving towards an economy which is going to be abundance, not scarcity. We are moving towards an abundance economy, not a scarcity economy. And also education, because of this artificial intelligence, the Yeah. education, intelligence becoming, cost becoming, coming to zero. So I think we are not going to, however, politicians may try to keep us, what you call, uneducated, illiterate, because there is an attempt by them. Yes. Because they Third can point only of manage us, time. if they can manage the people, the population, by making them uneducated, illiterate. That's why they don't reduce the budget for the education is being Yes, reduced. Tada. Looking at the time, you can please put your third point. And Okay. The third point, of course, already is dealt by our Dilip Dada. That is about the waste management. Waste management is going to become the biggest industry in the 21st century, Fine. It doesn't mean that intentionally we waste. That is again. because many logistics issues are going to be solved. Now we have so many logistics, now communication technologies and all these things, which will make the utilization of whatever is available. Yes, sir. Recycling also will become more and more real time. But Real time production should management of be waste. the responsible production at the production stage, of course. When not, And also, there is a law nowadays. The countries are thinking in terms of making the producers responsible for the entire life cycle. yes, of it. sir. That is being yes for repair. Because, for example, a That fellow is is very important. Yes. producing cell phones. They Yeah, want yeah. that He will be to take responsible care for of the repairing also. Yes. they take care Thank of you. the whole life cycle of that particular thing and take back that equipment and then recycle it. Yeah, yeah. That is good Otherwise, they are- regulation. That is good regulation. So let us hear from Meera Didi. Meera Didi has raised hands. Meera Didi, please. या नमस्कार दादा, नमस्कार बहुत दीदी। ही सुंदर डिस्कशन चल रहा है। मैं तो सबका सुन रही थी। इट इज रियली वेरी नाइस टॉपिक। दादा, इम्पोर्टेंट है कि ठीक है, सब लोग जितने लोग बोले थियोरेटिकली है, लेकिन यूनिट लेवल पे ही हमें अब जैसे व्हाट इज द नेक्स्ट, हम क्या करें, तो इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकली तो बहुत सारी चीजें हैं थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकल हम क्या कर रहे हैं, हमें यूनिट लेवल पे ही सोचना पड़ेगा। फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर सोसाइटी, आपके मोहल्ला, आपके इर्द गिर्द आपको देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। हमें उस लेवल पे सोचना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें तो हैं, थ्योरी में तो हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एट इंडिविजुअल, वन फैमिली, वन मेंबर, एक बूंद पानी को भी अगर बचाने की आप कोशिश करते हैं, आप अपने घर में टैप लगाए जिसमें कि लेस वाटर आपके टैप से आए, तो बहुत ज्यादा फ्लो नहीं आएगा, बर्बाद नहीं होगा। आप इर्द गिर्द प्लांटेशन करें, तो ऐसा प्लांटेशन जैसे क्रॉपिंग बाबा बोले हुए हैं, इस तरह का प्लांट लगाएं जो कि वाटर को, रेन वाटर को प्रोटेक्ट करे। दूसरा, आप जहां भी घर बनाए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान है कि नहीं है, उसके अलावे में अगर आप एक्स्ट्रा कर देंगे तो क्या लॉस हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों पे अगर हम वर्क करेंगे, हमें हमें इस बार का प्रोजेक्ट दिया गया है कि मास्टर यूनिट डेवलपमेंट, हम क्यों नहीं हम लोग आज इतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं कि हर मास्टर यूनिट में अगर हम जितने लोग जुड़े हैं, हम कहें कि नहीं वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्लांट करते हैं। हमने तो बजट भी पूरा फाइंड आउट करा था, हार्डली 15,000 उसमें इन्वेस्टमेंट होगा एंड हम बचा सकते हैं। तो क्या हमने अपने आश्रम के लिए कुछ सोचा, किया? मैं यहाँ पे बात करी थी,
बहुत Very पहले good की point. बात है, 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने ये टॉपिक भी लिया था और करी थी. नो वन इज रेडी टू लिसन. प्लांट को कट कर रहे हैं, बड़ा मर्सियसली बड़े बड़े ट्रीज को कट कर दे रहे हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए. लेकिन आपने क्या, बाबा ने क्या बोला था कि अगर आपको जरूरत है डेवलपमेंट के लिए, आप अगर एक ट्री कट करते तो उसके बदले में 2 ट्री पहले लगाएं, डेवलप करें. क्या इस पर हम ध्यान दे रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें, तो दादा प्रैक्टिकल बात करना है, व्हाट इज नेक्स्ट. जी, तो जी, जी. प्रैक्टिकल वर्क पर हमें वर्क करना है. बहुत ही लॉजिकली अगर आप सोचे, हम सोचे छोटी छोटी चीजों पे, तो हम कर सकते हैं. मैं इस बार आनंद नगर गई थी, मेरा हर जगह ध्यान यही था कि हम खुद इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं. बाबा के यहाँ, बाबा के जो क्वार्टर था उसमें प्रसाद लेने तो गए, लेकिन लोग वहां पे थ्रो कर रहे हैं और हम बड़े ही ब्लाइंडली लेके वहां से निकल जाते हैं. मेरी बेटी को मैंने देखा कि बोली कि नहीं, मैं ये नहीं दे सकती, क्योंकि उसको बहुत ही सुंदर लग रहा था. वहां गार्डन के लिए फंड कलेक्शन हो रहा था. बोली कि जहां ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है, वहीं पे गंदगी भी हम ही फैला रहे हैं. तो वहां पे अगर हम जा करके वहां जो गंदगी हो रही है उसको हम ही उठा करके दिखाएं कि हम कर सकते हैं. इंडिविजुअली मुझे करना है, करना पड़ेगा. तो Right. जब इस भावना से आनंद नगर को बचाना है, पूरे आनंद नगर, इतना सुंदर नेचर हमें दे दिया गया, बट हम वहां धर्म महासम्मेलन के नाम पे क्या कर रहे हैं. तो वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ फर्स्ट. ये क्वेश्चन रोज आप अपने आप को पूछेंगे. और जब जितने अनमार्गी जितने जाते हैं धर्म, अगर हम 10 लोगों को भी ट्रेन करें, 10 फिर 20 लोगों को भी ट्रेन करें, ये जितने जीपीआईएफ और यूपीआईएफ और स्टूडेंट फेडरेशन सब एक अपने अपने टीम को लेकर के जाएं और वहां पे छोटी छोटी चीजें ट्रेनिंग देना शुरू करें, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं दादा. जस्ट अ Absolutely. विजन चाहिए. तो Absolutely. मैं बस यही कहना चाह रही थी कि यूनिट लेवल पे हम सोचें, वर्क Thank करें, you, दीदी. बहुत कुछ कर सकते. थैंक यू. ये जो है बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, स्पेशली फॉर द गुड सिटीजन, द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड इट शुड वर्क फ्रॉम माइक्रो लेवल, जैसे छोटा छोटा, जरूरत नहीं बहुत बड़ा. बिकॉज एंड इसको बोलते हैं बी द चेंज टू सी द चेंज. यदि दुनिया में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो खुद से शुरू करें. ये बहुत अच्छा पॉइंट दीदी आपने, छोटा सा बहुत अच्छा पॉइंट टच किया. मैं आई रिक्वेस्ट पूनम कुमारी दीदी और मित्र दीदी, एनी वन ऑफ यू इज रेडी टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट प्लीज. At the end, I have to show the yeah, Didi, Mitu Didi, please. नमस्कार टू एवरीबॉडी. मेरे ख्याल से पूनम दीदी शायद सुन नहीं पाई, हाँ, अदरवाइज जी. शी वुड बी हैविंग वंडरफुल थिंग्स टू स्पीक. हम्म. दादा जो थ्योरी की बात है, दैट हैज बीन वेल एक्सप्लेन्ड. In fact, we have come to know about so many good things. Some new concepts also are there, and what I feel is that there is a thin line between maximum utilization or misutilization. हमें उसको दोनों को मिक्स नहीं करना है. दो मिस यूटिलाइजेशन भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को नहीं होने देता. दैट इज ट्रू थिंग. लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ही दे रही हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं इसमें. आई एम टॉकिंग अबाउट वन डॉक्टर जो कि ना तो आनंद मार्गी है. आई डोंट थिंक ही नोज अबाउट ट्राउथ एट ऑल. तो उनके यहाँ आई वॉज वर्किंग देयर. डॉक्टर दीवान हरीशचंद का नाम जो होम्योपैथ्स हैं, दे मस्ट बी नोइंग. ही वाज वन ऑफ द टॉप इन 10 होम्योपैथ्स इन द वर्ल्ड. इंटरनेशनल होम्योपैथिक मेडिकल लीग के जो है वो प्रेसिडेंट भी थे. तो मैं जब उनके यहाँ काम करती थी, आई यूज टू कॉल हिम कंजूस. वाई? बिकॉज मैंने उनको कभी भी कोई न्यू चीज खरीदते नहीं देखा. कैन यू इमेजिन? उनके जो दादाजी थे, ही वॉज फ्रॉम द टाइम ऑफ अंग्रेज. उनके जो टाइम पे चेयर्स खरीदी गई थी उस क्लिनिक में रखने के, बिकॉज हिज दादाजी डॉक्टर दीवान जयचंद, he was also a homeopathic doctor. In fact, he is considered one of the main torch bearer of homeopathy in India. तो उन्होंने जो अपने यहाँ चेयर रखी हुई है, आज भी आप जाएं, you find the same chairs. हर एक आदमी भी, पीपल व्हाट वी डू, दिवाली आ गई, लेट्स चेंज द कर्टेन, लेट्स चेंज द सोफा, बट आई डिडंट फाइंड देम चेंजिंग एनीथिंग. सिमिलरली उनके यहाँ जब फर्स्ट टाइम में एक्वा गार्ड आया, 19 मेरे ख्याल से 88 की बात है, व्हेन यूरोका फॉर्ब स्टार्टेड सेलिंग योर एक्वा गार्ड, टीचिंग देम द यूज ऑफ प्योर वाटर, द सेम एक्वा गार्ड इज स्टिल इंस्टॉल्ड देयर.
उन्होंने एक वाटर कूलर नया जरूर लगा दिया, बिकॉज अर्लियर इट वाज नॉट देयर. आई वाज वर्किंग देयर इन द ईयर 1993. तो अब मैंने जब देखा, बिकॉज आई एम अ पेशेंट देयर आल्सो, तो द स्टिल द सेम एक्वागार्ड इज देयर. उनकी डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र की जो सबसे बड़ी बेटी थी, हु इज प्रोबब्ली नाउ 75-year-old, उनकी बेटी के बच्चों ने जिस लकड़ी की काटी वाले स्विंग पे खेला था, दैट स्विंग इज स्टिल देयर. आप जैसे ही घुसेंगे आपको बहुत सुंदर सा होगा. वेयर ही स्पेंड द मनी, he spent the money in maintaining those things. Every Diwali, everything gets varnished, painted, this and that. बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, because there was a problem in the existing building, because that was of दीवान जयचंद, मतलब ग्रैंडफादर के टाइम की थी. उसको तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई, इटालियन मार्बल, एवरीथिंग हैज बीन डन. लेकिन जो एल्मीरा में बुक्स रखी थी, द वेरी ओल्ड एल्मीरा, उसी को उठा के अपनी लाइब्रेरी में रखवाई. बहुत बड़ी बड़ी एल्मीरा, उसके बाद ग्लास के शीशे रखे हुए हैं. दे कुड हैव अरेंज्ड अ ब्यूटीफुल एल्मीरा ऑल्सो. दे कुड हैव अरेंज्ड द ब्यूटीफुल सोफा ऑल्सो. अच्छा सा वाटर के आरओ आ गया है, बट दे डिड नॉट यूज इट. मतलब उन्होंने वही चीजें यूज की जो ऑलरेडी चल रही हैं और जिसकी एक वैल्यू आज भी लाइफ है जिसके अंदर. तो दीज पीपल आर एक्चुअली कॉल्ड द एरिस्टोक्रेटिक पीपल. जो हम यूज करते कि एरिस्टोक्रेटिक पीपल है और वो इतना उनके पास बढ़िया है, in true sense they are aristocratic people. I tell you one more incident. मैंने आज से 10 साल पहले एक जगह पढ़ा था. There was an electrician who went to Ratan Tata house to mend his TV. His TV was there to repair. So he showed us the picture of the TV. Oneida TV, बहुत पुराने जमाने का छोटा सा 18 inches का वो डब्बे वाला टीवी. रतन टाटा in his own bedroom was using that television. He didn't change it at all because he said, भाई मेरा ये खराब ही नहीं हुआ तो मैं इसको क्यों change कर दूं. That's all So mindset, yes. we have to learn the lesson from him. Thank you very much, Dada. Thank This you, is all. दीदी. दीदी आप नवचेतना में डिस्प्ले करूं क्या? Will you explain? Yes, Dada. Okay. So at the end, please be here. दूसरा point एक और था that we will be concluding, and I think जो हम लोगों ने बात करी उसको conclude 1 मिनट में करते हैं. We know that physical resources are limited, and so we have to use responsibly. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से कैसे बचाएं, ये काफी लोगों ने बात किया. क्लाइमेट चेंज से हम सभी प्रभावित हैं. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए तो हमारे रेड्डी दादा ने बहुत अच्छा बताया. और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अ बिग इश्यू. अदरवाइज अनलेस डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस. पॉपुलेशन ग्रोथ पर भी हमारे दादा ने बात किया दैट वी हैव टू बी टेकल द बिगर पॉपुलेशन. Political and economic factors are also important for this, and waste management पे तो हरानंद दादा से and everything discussed. Education and awareness, that is दीदिया ने बात करी. तो unless this kind of awareness is right from the primary school, it goes as a dharma in our inner self. It is the only way. And international cooperation भी रहना चाहिए जहाँ तक Prout believes in bartered system. और international cooperation में क्या है, responsible. जैसे मैंने बोला कि रॉ मटेरियल आता है चाइना में और चाइना से फिर बंद करके वहां जाता है. द वेस्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आई मीन दिस इज शेयर नेग्लिजेंसी इफ यू लुक इट ग्लोबली. सो एट द एंड आई वुड लाइक टू शेयर, हमारी दीदियों ने एक मैगजीन शुरू किया है, रादर न्यूज लेटर शुरू किया है. आई थिंक लेट मी शेयर इफ आई कैन. आई होप इज इट विजिबल? Yes, Dada. हाँ दीदी, you explain now. So Yes. Thank you very much, Dada. Basically, this Nav Chetna, the voice of girl, proudest. Now, this has also become fully a digital magazine. Earlier, we were printing the PDF format, but now we have discontinued it, and this is fully a digital magazine, which will come once in a month with lot of good articles by our learned Dada and Didis. Besides that, we have come up with a weekly newsletter, that is Saturday Weekly, which we are going to put for all international news, world news. Because at this moment of time, like in GPIF classes also, we have moved from learning about Prout to the applied side of Prout.
So for applied side of approach, we should know what is going on around the world. This is the basic idea of starting this magazine. And I hope that the way you have loved and you have given respect and your association with us, your support with us, so you would also like this magazine as well. So these are a few articles that has been, matlab few news. It's not the article. Like this is about the Davos Yeah, meeting that Dilip Dada was mentioning that conflict, climate change, and AI get top billing as leaders converge for elite meeting at Davos. Then another, everybody knows this, Israel to face Gaza genocide charge at World Court. So over 50 countries go to the poll in 2024. The year will be test even the most robust democracies. I'm sorry, Diti, I'm reading for you. And then Indian-owned Tata Steel is to cut about 3,000 jobs at a plant in Wales as the industry struggles production of the metal. Pakistan launches retaliatory strike into the Iran, killing 9 people. So I think, Didi, it will be the week में जो भी important news रहेंगे, I think you was going to share here, is it? Yes, Dada. Yes, Dada. This is the thing. So thank you very much, Didi, and all the best. You are Yes, doing a wonderful thing. I was also thinking to create such magazine. हम लोग सोच सकते हैं economic democracy के नाम से we can publish magazine. Yes, Dada. So One this, should have that. Yes, yes. thank you one should very Yeah. for showing us the path. Yes, दिलीप दादा कुछ बोलना चाह रहे हैं. The one thing I thought of raising issue that we need to write also source of information from where we are taking. That Yeah, is yeah. there, Dada. इसमें है वो. Okay. The complete अच्छा. link of the full Yes. story is there. Yeah, Yeah, yeah. Okay, Reference should be there always. Yes, thank Reference you. should be there. Yeah. Right. Okay. If it is there, of course. It is there. Yes, it is there. Yes, it is there. Reference should always be there. It is a copyright, yes. But it is to make people aware. That is great, Didi. Thank you so much for your this initiative. And this is all about today. And may I request everyone, और किन्हीं को कुछ end में बोलना है? तो दादा नमस्कार. Yes, दादा. इकोनॉमिक आपका जो वीकली जो बात कर रहे हैं, डिजिटल वीकली on economic democracy, I think you can focus on the news related to the cooperatives. Of course, related to the economic democracy means related to the economy only it will be there. Yes. Cooperatives focus. Still, we are thinking you are welcome in that. Yeah. Saturday. One more news. Probably we have planned and हमारा जो new क्या proudnow.com जो team है, we are planning to have an interview tomorrow with Dr. Batra, Ravi Batra, and we will display it later. So this is just a news for you people. Thank you. Dada, SG Dada is waiting to say something. Who is waiting? SG Dada, Satyashree Dada. Well, I didn't see him. Okay, Satyashree Dada. Dada, on your video, we would like to hear a few words from you. I didn't see you actually. नमस्कार दादाजी. अरे दादाजी नमस्कार. 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 मैं आप सब लोगों को सुन रहा था. मैं 8-10 पे ज्वाइन किया था. Oh God, हम तो नाम ही नहीं देख पाए. सुरेंद्र दादा, हारानंद दादा जी, दिलीप दादा, और उसके बाद मीतू दीदी, मीरा दीदी, आप सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया कहा. जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो कई चीजें ऐसे लग रहा था कि एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है. जैसे हारानंद दादा जब अपना यात्रा वृत्तांत सुना रहे थे कि हम दीघा बाबा क्वार्टर गए और वहां हमने देखा कि बाबा के बाथरूम में साबुन के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करके रखे हुए थे, और ये इस बात का द्योतक है, पहचान है, एक शिक्षा दे रहा है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए. दूसरी तरफ हमारे दिलीप दादा बात करते करते बोले कि भाई देखिए,
जहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात है और ये तो बढ़ती रहनी चाहिए। बाबा भी रोज रोज कपड़ा बदलते थे। तो जब हम आइडियोलॉजिकली देखते हैं कि हमारा जीवन वेद कहता है देह रक्षा अतिरिक्त भोग साधना अस्वीकारो अपरिग्रह, देह रक्षा के अतिरिक्त भोग साधना को त्यागना ही अपरिग्रह है। और देह की रक्षा अगर 2 कमीज में हो रही है, 3 कमीज में हो रही है, तो उसके बाद हम जितना कुछ कर रहे हैं वह संग्रह के सिवा और कुछ नहीं है। यह एक मनोरोग है, हमें इस बात को मानकर चलना पड़ेगा। और चूंकि जब दिलीप दादा ये बात कह रहे थे तो हमको एक बात फ्लैश किया। जब मैं 2003 में आनंद नगर में रह रहा था, तो एक दिन साधना कर रहा था। साधना करते करते मेरे मन में आया कि हमारे साथ छलावा तो नहीं हो गया, हमारे साथ धोखा तो नहीं हो गया। बाबा ने अपने तो दिन में 3 बार क्लीन शेव किया और हम लोगों को ऐसा जंगल जैसा दाढ़ी और बाल दे दिया। हम लोगों को कह दिया कि भाई कम से कम चीज में अपना काम चलाओ, और इनके पास इतनी सारी धोतियां, इतने कुर्ते, इतने डंडे, इतने वेद, ये क्या हो सत्यवती रहा दीदी है? का माइक ऑन है। सत्यवती दीदी आपका माइक ऑन है, आवाज आ रही है, खड़खड़ा रहा है। हमको सुन पा रहे हैं लोग? हाँ दादा, हाँ आपको सुन पा रहे हैं। तो हाँ ये जब सोचा मैं, तो जब गुरु के आचरण के प्रति, गुरु को लेकर अगर प्रश्न उत्पन्न हो जाए, तो इससे ज्यादा दुखदाई साधक के जीवन में कोई चीज नहीं होता है कि गुरु का कोई चीज आपको अब भा नहीं रहा है, गुरु का कोई जो आचरण है वो आपके मन में प्रश्न पैदा कर रहा है। तो मैं 4-5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, साधना हो ही नहीं। अब साधना करने जैसे बैठे तो यही लगे कि बस छलावा है, ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा हो गया, खेल हो गया भाई। जो हमारे गुरुदेव हैं उनका जीवन देखिए और हमारा जीवन देखिए। तो लगभग 8 दिन के बाद मैं सोया था, और तब मैं सपने में देख रहा हूं कि मैं सपने में सोया हूं, सपने में भी मैं सोया हूं, तो कोई हमारा पांव दबा रहा है। तो पांव दबा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कौन दबा रहा है भाई, सोने दो। लेकिन वो दबाना जब जारी रहा, और ऐसा दब रहा है जैसा पहले कोई अनुभव नहीं है अब, कि ऐसा कौन दबा रहा है। तो मैं उठ के बैठ गया झटके से, और देख रहा हूं कि बाबा मेरा पाँव ऐसे दबा रहे हैं। मैं बोला अरे बाबा, मैंने साष्टांग प्रणाम किया और मैंने कहा कि अरे बाबा आप क्या कर रहे हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि अरे हम तुम्हारे साथ छलावा तो नहीं किए। तो मैं अब कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, छलावा अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम तो सस्पेंड हो गए हैं। बोले तुम तो पिछले 8 दिन से यही कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ छलावा किया है। तो मैंने कहा कि बाबा हाँ, मैं तो दिमाग मेरा ऐसे ही दिमाग में बातें आ रही है। तो बाबा बोले कि अच्छा बताओ जी, हमने कब कहा कि मैं सन्यासी हूँ? मैं तो गृहस्थ हूँ जी। बाबा। मैंने गृहस्थ के लिए त्रिनचिकेता दिया है कि गृहस्थ त्रिनचिकेता होंगे, वो दाढ़ी और मूछ रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। तो मैं 3 बार क्लीन शेव किया कि 4 बार किया, तो मैं इसमें गलती कहाँ किया? तो मैं बोला अरे बाबा हम तो ये सोचे ही नहीं। उसके बाद बाबा ने कहा, सपने में जो बात बाबा कह रहे हैं, मैं वो कोई दूसरा आदमी नहीं कह रहा है, कि ये जितने भी तुम ड्रेसेस देख रहे हो ना, ये मैंने खरीदी नहीं है, लोगों ने मुझे गिफ्ट किया। और जब गिफ्ट करने वाला लोग सामने बैठा होता है तो मैं उनके लिए पहिर कर बैठ जाता हूं जी। अगर मेरी बात कहो तो मैं ऐसे भी जीवन जिया हूं जहां मेरे कमीज के रिपेयर किए गए हैं, और उस रिपेयर कमीज को भी मैं पहिर के धर्म महाचक्र का आयोजन भी किया है। मैं बेसिकली सपने में फूट फूट कर रोने लगा, और मैंने कहा कि बाबा मैंने भूल कर दी, और मेरे मन में ऐसे विचार भी तो तुमने ही दे दिए थे। तो चलो इसी विचार के बहाने आज आए तो सही, आपने मेरे मन को सुंदर कर दिया।
आज आप देखेंगे कि पूरी संसार में, क्योंकि आपका आज का विषय है अधिकतम उपयोग और चुनौतियां, तो चुनौतियां जो चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस हमारे सामने यह है जो बाबा ने अपने प्राउड सॉन्ग में दिया है, मोरालिटी इज द डिमांड ऑफ द डे। नैतिकता समय की मांग है, नैतिकता की स्थापना, ये हमारी चुनौतियां हैं। प्राउड इज द क्राई ऑफ सफरिंग ह्यूमैनिटी, ये जो प्राउड दुखी मानवता की पुकार है, इसको जन जन तक पहुंचाना, ये हमारी चुनौतियां हैं। जो चीजें चल रही है, तो चुनौतियां हमारे साथ एक नहीं है, अनेकों चुनौतियां हैं, और उन सारी चुनौतियों का जो समाधान है वह निर्भर करता है कि हम साइको स्पिरिचुअल लेवल में हमारी कितनी पहुंच है, हम कहां तक जा रहे हैं। क्योंकि जब आप प्रदूषण की बात करते हैं तो दुनिया में जितना भी प्रदूषण है, सारे प्रदूषण का जड़ है कि हमारा चिंतन प्रदूषित हो गया है। इस पूरे दुनिया का जो चिंतन है, ये चिंतन सम समाज तत्व का नहीं, आत्म सुख तत्व का चिंतन अधिकांशतः हो गया। और इस चिंतन को जब तक नहीं बदला जाएगा, तब तक ये चुनौतियां हमारे समक्ष है कि आत्म सुख तत्व से ऊपर उठकर सम समाज तत्व के लोगों को सामने लेकर आया जाए। तो ये बहुत बड़ा खेल है, और इस खेल में हमें जो रोल मिला है, उस रोल को करते हुए आगे बढ़ना है। और इस बात का ख्याल रखते हुए बढ़ना होगा कि ठीक है, सामूहिक रूप से ही सब कुछ किया जाता है, लेकिन समूह तो व्यक्ति से ही बनता है। हमें व्यक्तिगत रूप में यह देखना होगा कि हम अपरिग्रह का कितना पालन कर रहे हैं, हम अन्य चीजों का कितना पालन कर रहे हैं। जब हम इसे करीब से देखेंगे तो हम निश्चित रूप से एक नया समाधान लेकर आएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे, मेरा यही मानना है। और जहां तक बहुत सारी बातें हो गई, तो ये सारी चीजें हैं जो चीजें हमारे समक्ष आती हैं, तो हमें कोई भी कदम बढ़ाना है तो बहुत सोच समझकर बढ़ाना होगा, सोच समझकर करना होगा। तो यही मुझे कहना था। बाकी आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, जितनी भी बातें कह रहे हैं वो हम तो सुनकर बस आनंद लेते रहते हैं, मजा आते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। थैंक यू। धन्यवाद दादा। नमस्कार आपको दादा। आपको सुन के हम लोग भी आनंद लेते हैं, इसलिए कृपया आया करें दादा, और ऐसे दो शब्द बोला करें। देखिए कितना आपने क्लियर किया कुछ बातों को। थैंक यू वेरी मच, एंड सभी लोगों को धन्यवाद। सो लेट अस, यस यस, एक दिलीप दादा मिनट। कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ दिलीप दादा बोलिए। नहीं, मैं जस्ट एक लाइन में बात खत्म करूंगा। जब हमने इस बात को बोला कि बाबा रोज कपड़ा बदलते थे या ज्यादा कपड़ा लेते थे, मेरा आशय उसका क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं था। हमने इसलिए बोला था कि हमको अधिकतम सुविधाएं लोगों को देनी होगी। ये बात उस रेफरेंस में आई थी कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देनी होगी, तो वो जीवन का स्तर हमको बढ़ाते जाना होगा। तो हम एमिनिटीज को जहाँ बढ़ाते पे जाना। कुछ लोग बातें कर्टेलमेंट की कर रहे थे, तो वो कर्टेलमेंट की आवश्यकता नहीं है। हमारी जनसंख्या भी बढ़ती जाएगी, उनकी सुविधाएं भी बढ़ती जाएंगी, और उसको हमको मैनेज करना होगा। ठीक है सर। थैंक यू दादा, ओके, थैंक यू वेरी नमस्कार। मच, थैंक यू एवरीवन। सो फिर सैटरडे मिलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दादा सत्याचंद, आपको भी धन्यवाद। बट हम आपको देखे नहीं, जब आए तो कृपया थोड़ा वीडियो ऑन करिए। ये इतने लोगों के बीच में कभी ध्यान नहीं जाता है। थैंक यू दादाजी, नमस्कार सब लोगों को। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।